A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम। आज मंडे है तो हमें 2 दिन के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट करने हैं, दैट इज 14th एंड 15th ऑफ अप्रैल के। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया के हिसाब से आज तिथि क्या पड़ रही है वो देखने से। सो चैत्र महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष है और आज है सप्तमी, और ये हम बात कर रहे हैं विक्रमी संवत 2081 की, यानी साक कैलेंडर ऑफ इंडिया के हिसाब से। सो शुक्ल पक्ष है तो चांद बढ़ते हुए फेज के अंदर है, और सप्तमी है तो कुछ इस तरह का हमको चांद देखने को मिलेगा। चलिए सैटरडे को जो आपका सेशन हुआ था, अच्छा नए बच्चे पूछ रहे होंगे मैम कल क्यों नहीं हुआ सेशन, क्योंकि कल वीकली वाला डे था। सो वीकली को दिन में 12 बजे पायल मैम ने आपका वीकली रिवीजन लिया, उसके बाद कल 4 बजे आपका बर्निंग इश्यूज़ आया है, हमने बर्निंग इश्यूज़ वापस से रिज्यूम कर दिए हैं। जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डेप्थ में जानना समझना चाहते हैं, जो उनके हायर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए काम के हैं, वो बर्निंग इश्यूज़ फॉलो कर सकते हैं। अभी संडे को 4 बजे एक सेशन आ चुका है जिसमें हमने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की क्या पावर्स हैं उनके बारे में बातचीत की है, ठीक है। और शाम को आपका बैंकिंग वीकली रिवीजन सेशन आया था, तो जिन जिन बच्चों को देखना हो सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नहीं तो प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए चैनल पे, वहाँ मिल जाएंगे। चलिए हमारा जो लास्ट सेशन हुआ था सैटरडे को, जाते जाते आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया था, आंसर डिस्कस कर लें। चलो आ जाओ। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग QS रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2024। क्वाकर अली साइमंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग प्रोवाइड करती है, और उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट आपको दी गई थी। आपसे पूछा गया था कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, JNU हाईएस्ट रैंक यूनिवर्सिटी बन के उभरा इंडिया में से, बिल्कुल सही है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ रैंक की गई अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, उनमें ग्लोबली सबसे अच्छा रैंक कौन सी यूनिवर्सिटी को मिला? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को मिला। 20th रैंक अपनी कैटेगरी में उसने हासिल किया था। IIM अहमदाबाद इज अमंग टॉप 20 इंस्टीट्यूशंस ग्लोबली फॉर बिजनेस एंड मैनेजमेंट, नहीं, टॉप 25 था। IIM अहमदाबाद अपनी इस सब्जेक्ट कैटेगरी में ग्लोबली टॉप 25 की लिस्ट में आया था, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सो विच इज रॉन्ग? ओनली 2, B विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए अब सेशन के दौरान आपसे कुछ क्वेश्चंस और पूछे थे मैंने, मैं पढ़ाती जाती हूँ, कई चीज़ें मैं बताती हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछती हूँ। जब आपसे पूछे जाते हैं सवाल तो आप उनको ढूंढते हैं, जब आप उनको सर्च करते हैं तो वो आंसर्स आपके दिमाग में रुकते हैं। और एग्जाम में अभी कई बच्चों ने लिखा है, रिसेंट में कुछ एग्जाम्स हुए हैं जिनमें काफ़ी हेल्प मिली है इस तरह के अप्रोच से, राइट। तो चलिए आज मैंने रैंडमली एक आंसर पिक किया है, रिस्पॉन्स इंदिरा तिवारी का। सो ये पहला चीज़ तो छोड़ देते हैं, मैंने आपसे तिथि पूछी थी आपकी जगह पे क्या आ रही है, लेट इट बी। यहाँ से बात करते हैं कि बैसाखी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि फसल की कटाई होती है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ऑफ कोर्स खालसा पंथ की शुरुआत भी की गई थी। तो बैसाखी के समय कौन सी फसल की कटाई चालू होती है? राबी की कटाई चालू होती है, ठीक है। फिर क्योंकि हमने खालसा पंथ की बात की थी, खालसा पंथी जो होते हैं 5K को फॉलो करते हैं, तो वो 5K क्या हैं? किरपान, काछेरा, कंघा, केश और कड़ा, ये 5K हैं, बिल्कुल सही है। आपसे पूछा था SJVN जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, राइट। क्योंकि इसको नए CMD मिले हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, ये अपॉइंटमेंट हमने देखा था। तो शिमला हिमाचल प्रदेश में हेडक्वार्टर्ड है SJVN। देन आई हैड आस्क्ड यू कि ऑनररी पाम डियोर अवार्ड जो है कांस फिल्म फेस्टिवल इस बार जो होने वाला है 2024 में, उसका सर्वोच्च जो प्राइज होता है, अवार्ड होता है ऑनररी पाम डियोर, वो किसको दिया जाना है? सो जॉर्ज ल्यूकास को दिया जाना है, बिल्कुल सही। एंड फाइनली इलेक्शन कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपसे पूछा था कि इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन से रिलेटेड जो सारी आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 में, वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? तो आर्टिकल 325 से 329 है जो इलेक्शन से रिलेटेड बातचीत करता है। ओके, सो ऑल दीज आर द आंसर्स फ्रॉम द प्रीवियस डे, वेरी गुड। और बहुत से बच्चों ने सही आंसर किया। चलिए बहुत ब्रीफ में बता देती हूँ, मैं आज सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आप जो भी आज कुछ पढ़ने वाले हो उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा? अगर परचम ऐप डाउनलोडेड है प्ले स्टोर से या iOS से तो उसके स्टोर में फ्री मटेरियल सेक्शन में जाके आप हिंदी का अलग और इंग्लिश का अलग PDF एक्सेस कर सकते हो, डेली CA का। वीकली और मंथली मैगजीन्स जो होती हैं उनके लिए आपको वेबसाइट पे जाना होता है। काफ़ी सारी मंथली, मतलब 2 मंथली मैगजीन भी आती हैं, वीकली मैगजीन आती हैं। अब हमने क्वार्टरली, यस ये अनाउंसमेंट ज़रूर मैं करूँगी, क्वार्टरली रफ्तार ई बुक आपके लिए लॉन्च कर दी गई है। रफ्तार यानी कि आपका हेडलाइनर रिवीजन डॉक्यूमेंट, तो हर 3 महीने में आपके लिए जितनी भी मंथली आप न्यूज़ पढ़ते हो उनकी हेडलाइंस का कंपाइलेशन रफ्तार ई बुक आपके लिए लॉन्च कर दी गई है। फर्स्ट क्वार्टर की हो गई है स्टार्ट, और इसका एनुअल कंपाइलेशन भी आप परचम ऐप से ले सकते हो,
ठीक है, चलिए, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट दी हेल्पलाइन नंबर्स। मेल कर सकते हो आप, कोई भी प्रॉब्लम आती है PDF रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड, या फिर परचम ऐप चैट में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब हम शुरू करेंगे आज के इंपॉर्टेंट डे से। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हमको डिस्कस करनी है, इजराइल और ईरान का वॉर। क्यों है ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट और क्यों ये वॉर सिचुएशन बन रही है? क्या ये एक एक्चुअल सीरियस वॉर की तरफ लेकर के जा सकता है? अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें US का और ग्लोबल इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट उसके ऊपर आ सकता है, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, ये सारी थोड़ी बहुत ब्रीफ में चर्चा करेंगे। सो ये आज इंपॉर्टेंट हाईलाइट रहेगा आज के सेशन का, पर उससे पहले सारे इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। सो 15 अप्रैल यानी कि आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड आर्ट डे। लियोनार्डो दा विंची के बारे में सुना है, जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई है, मोनालिसा जी। सो मोनालिसा जी को बनाने वाले लियोनार्डो दा विंची जी की आज बर्थ एनिवर्सरी होती है 15 अप्रैल को, और इसी दिन हम वर्ल्ड आर्ट डे मनाते हैं और आर्ट को प्रमोट करने के लिए। थीम क्या है जी? सीधे सी इंफॉर्मेशन इसमें याद रखनी है। 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे आता है, उसकी थीम क्या है? दैट इज इट। थीम है अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का पूरा बगीचा है आर्ट ना। 15 अप्रैल वर्ल्ड आर्ट डे सबसे पहले 2012 में ऑब्जर्व किया गया था। इसी दिन बर्थडे आता है लियोनार्डो दा विंची का, और उन्होंने बनाई थी वर्ल्ड फेमस मोनालिसा पेंटिंग। इस बार की थीम है अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। आर्ट से कम्युनिटी साथ में आती है, जुड़ती है, बढ़ती है, ये थीम रही। चलिए, कल यानी संडे को यानी 14 अप्रैल को देश भर में अलग अलग जगह अलग अलग नाम से एक हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया गया, उत्सव मनाए गए, और उसके बारे में थोड़ी ब्रीफिंग देख लेते हैं। 13 को भी हमने देखा था, 13 को बैसाखी मनाई गई थी। बैसाखी भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो अभी इस समय देश में थोड़ा उत्सव का माहौल चल रहा है, 2 दिन तक अलग अलग त्यौहार मनाए गए हैं। जैसे कि थोड़े दिनों पहले हमने देखा था नवरेह मनाया गया था जम्मू कश्मीर साइड में, बैसाखी हमने देख ली। बिकोती जो है वो उत्तराखंड साइड में एक हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। चेटीचंड न्यू वर्ष, इस समय बहुत सारे कम्युनिटीज़ में नए साल की शुरुआत मानी जाती है, न्यू ईयर की बिगिनिंग। जैसे हिंदू न्यू ईयर भी अभी शुरू हुआ चेटीचंड में, जब प्रथम हमारा फर्स्ट नवरात्रा था, ठीक है। चेटीचंड भी उसी समय होता है। चैत्र में जो नवरात्रा था स्टार्टिंग, वो भी हमारा हिंदू न्यू ईयर है। चेटीचंद सिंधीज़ का न्यू ईयर है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र के अंदर इस समय मनाया गया थोड़े दिन पहले, राइट। अभी अगर हम देखें तो पहला बैसाख, बैसाख को बैसाख बोलते हैं, पहला बैसाख वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल का न्यू ईयर है। देन पुथंडू तमिलनाडु का न्यू ईयर है। केरला विशु के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग त्यौहार अलग अलग जगह मनाए जा रहे हैं। बोहाग बिहू ये असम साइड मनाया जा रहा है। सो लेट अस हैव अ लुक एट ऑल द फेस्टिवल्स मनाया गया, मतलब कल मनाया गया, पर अभी भी फेस्टिव फील्स हैं ही इंडिया के अंदर। सो काफ़ी सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स इंडिया ने 2 दिनों में ऑब्जर्व किए, जिसमें से हम वैशाखी देख चुके हैं। केरला में कौन सा त्यौहार मनाया गया? विशु केरला। याद करवाती जा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी टेक्निक दे रही हूँ। केरला वाले बच्चे प्लीज डू नॉट हर्ट योर सेंटिमेंट्स व्हेन आई एम गिविंग निमोनिक्स, इट इज़ ओनली टू हेल्प अदर स्टूडेंट्स लर्न। सो विश, कई बच्चों को करेला खाना बिल्कुल पसंद नहीं ना, ओहो विश जैसा कड़वा है। सो विशु कहाँ का त्यौहार है? केरला का है। वेस्ट बंगाल में पहला बैसाख मनाते हैं, पहला बैसाख। सो बोलने से ही समझ में आ रहा है, पहला को पहला बोल रहे हैं तो बंगाली एक्सेंट आ गया, उसी से समझ जाइएगा। असम के अंदर बोहाग बिहू का समय है। बिहू 3 तरह के या 3 समय पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 3 टाइप्स ऑफ बिहू फेस्टिवल जो हैं या जो 3 टुकड़ों में मनाए जाते हैं, उन 3 बिहू त्योहारों का नाम और समय, यानी कि कब सेलिब्रेट किए जाते हैं, मंथ, वो लिखिए, ठीक है। चलिए, तमिलनाडु का न्यू ईयर पुथंडू, ओके। एंड नाड़ा, आपने पजामे में नाड़ा बांधा, बड़ा ठंडा था, मम्मी क्या फ्रिज से निकाल के नाड़ा दिया है, बड़ा ठंडा है, ओके। पुथंडू। ओडिशा के अंदर महाबिशुब या पान संक्रांति ऑब्जर्व की जा रही है, महाबिशुब, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो अभी देखे हाल ही में गए। 14 अप्रैल एक बहुत इंपॉर्टेंट डे की तरह इंडियन हिस्ट्री के अंदर जुड़ा हुआ है, बिकॉज इस दिन BR अम्बेडकर साहब जी की जन्म तिथि आती है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है। और BR अम्बेडकर जी नहीं होते तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शायद आज इस रूप में नहीं होता जिस रूप में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो BR अम्बेडकर साहब, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी अगर हम पूरा बोलें,
सो उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम 14th ऑफ अप्रैल को मनाते हैं। सीधे सीधे डेट दिमाग में चली जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हम सीए के अंदर डेली करंट अफेयर के अंदर सिर्फ करंट न्यूज़ नहीं करेंगे, हम काफ़ी सारे स्टैटिक चीज़ें साथ में करते चलेंगे, बिकॉज एग्जामिनर फिल्टर करके क्वेश्चन नहीं पूछता, वो करंट अफेयर में से स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी पूछेगा, राइट। तो अब हम BR अम्बेडकर साहब जी के बारे में, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में काफ़ी कुछ स्टैटिक भी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बर्थ एनिवर्सरी BR अम्बेडकर जी की। इसी दिन को इक्वालिटी डे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्वालिटी डे। क्यों? क्योंकि अंबेडकर जी ने जो लोअर तबके माने जाते थे सोसाइटी के, उनको ऊपर लाने के लिए, उनको रिजर्वेशन के लिए, विमेन के इमेंसिपेशन के लिए काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन और काफ़ी बार अपने मत आगे रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको इक्वालिटी डे भी कहा जाता है। अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में मऊ, जो कि आज मध्य प्रदेश में आता है, वहाँ पे हुआ है। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एवरीबडी नोज ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हर बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो ये जानता होगा। लेकिन ये भारत के पहले लॉ मिनिस्टर भी थे, ठीक है, ये बात का भी ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इनकी लाइफ में रहे जिन्होंने एक छाप छोड़ी है हिस्ट्री के ऊपर। पहला इम्पॉर्टेंट इवेंट BR अम्बेडकर जी के कंट्रीब्यूशन का वो ये था कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, गोल्ड मेज सम्मेलन। तो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर BR अम्बेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया था। फिर 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? BR अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में ये पैक्ट हुआ था। महात्मा गांधी जी बोल रहे थे कि भाई जो हिंदूज़ हैं, जो इलेक्टोरेट की बात चल रही थी, जनरल इलेक्टोरेट है ना, कि आप अपने अपने समुदाय को वोट करो या ऐसा, तो जनरल इलेक्टोरेट के लिए महात्मा गांधी जी ने बोला नहीं, हिंदूज़ को और फर्दर मत तोड़िए। अम्बेडकर साहब बोल रहे थे कि जो लोअर कास्ट हैं उनका अपना इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। और महात्मा गांधी जी ऑपोजिट पे अड़ गए थे कि नहीं, हिंदूज़ को फर्दर ब्रेक मत कीजिए, एक कम्युनिटी रहने दीजिए। तो ऐसे चलते फिर महात्मा गांधी जी जो थे वो अनशन पे बैठ गए थे। और इसके बाद 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ था अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में, जो एक तरह से अम्बेडकर जी ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था कि ठीक है, आप अनशन पे बैठे हो तो हम मान जाते हैं। तो चलिए मुझे बताइए, उस समय महात्मा गांधी जी जब अनशन पे बैठे थे, कौन सी जेल में बैठे थे? ही वॉज इन जेल एट दैट टाइम। सो ये जो पूना पैक्ट साइन हुआ है उस समय कौन सी जेल पिक्चर में है, ठीक है, ये बताइएगा। फिर अंबेडकर साहब ने कैबिनेट से 1951 में इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दे दिया? क्योंकि ये हिंदू कोड बिल को प्रमोट कर रहे थे। ये कह रहे थे कि भाई इक्वल राइट्स होनी चाहिए विमेन की, शादी की बात करो, डिवोर्स की बात करो, प्रॉपर्टी राइट्स या सक्सेशन की बात करो, तो विमेन को भी राइट्स इक्वल होने चाहिए। लेकिन इसके ऊपर काफ़ी मतभेद थे और इसके चलते इन्होंने कैबिनेट से रिज़ाइन कर दिया था, ओके। और बाद में लेटर ऑन इन लाइफ ही ऑल्सो कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म, हाँ। एंड इनकी डेथ कब हुई? 6 दिसंबर 1956 को ही पास्ड अवे। चैत्य भूमि इनका एक मेमोरियल है जो कि मुंबई के अंदर लोकेटेड है। चैत्य भूमि किसका मेमोरियल है? BR अम्बेडकर जी का मेमोरियल है। एंड दिस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड कि कुछ संस्थाएं हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, कुछ जर्नल्स हैं, कुछ बुक्स हैं जो BR अम्बेडकर जी से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने लिखी हैं, उन्होंने बनाई हैं। सो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 के अंदर इन्होंने बनाई। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी BR अम्बेडकर जी से जुड़ी हुई संस्था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। कुछ जर्नल्स, मूक नायक बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मूक नायक और बहिष्कृत भारत, दोनों इनकी लिखी गई हैं। बुक्स, एनिलेशन ऑफ कास्ट, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कास्ट सिस्टम लोअर कास्ट को ऊपर लाने की बात करते थे, विमेन को ऊपर लाने की बात करते थे। एनिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल, हु आर दे एंड वाई दे हैव बिकम अनटचेबल, ओके। कौन डिसाइड कर गया, कैसे मान लिया कि ये अछूत हैं? बुद्धा एंड हिज धम्मा। अब ये किताब जस्टिफाई हो जाती है बिकॉज ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो चुके थे, ठीक है, इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था बुद्धिज़्म को। तो ये पूरा हमने एक क्रक्स ले लिया, एक समराइज फॉर्म में जान लिया BR अम्बेडकर साहब को, उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। हालांकि इतने थोड़े में हम समझ नहीं पाएंगे, पर फिर भी ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने ले लिए। आगे बढ़ते हैं। अब 14 अप्रैल को ही एक और इम्पॉर्टेंट डे आता है ग्लोबल लेवल के हिसाब से, वर्ल्ड क्वांटम डे। क्वांटम फिजिक्स एक साइंस की एक फील्ड है जिसमें हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इनकी स्टडी करते हैं। बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ जो होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। और 14 अप्रैल को ही वर्ल्ड क्वांटम डे भी आता है, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर जी की जयंती है और उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रखा था। सो एक तरह से वो क्वांटम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बना करके गए थे, ऐसे करके एसोसिएट आप करके याद कर सकते हो, ओके।
सो 14 अप्रैल को वर्ल्ड क्वांटम डे क्यों मनाते हैं, इसके पीछे एक लॉजिक है। देखिए, अगर आपको क्वांटम थ्योरी पता हो, प्लैंक्स रिलेशन आता है क्वांटम थ्योरी को बताने के लिए। प्लैंक्स रिलेशन क्या है? E इज इक्वल्स टू एच वी, एनर्जी इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी। ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे तो आप इसको जब राउंड ऑफ करोगे तो ये 4.136 समथिंग समथिंग होती है। सो इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो 4.14 हो गई। तो 14 मार्च 4.14, इसीलिए वर्ल्ड क्वांटम डे 14 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को जब आप राउंड ऑफ करोगे तो 4.14 आता है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? साइंस ऑफ एटम्स एंड पार्टिकल्स, नॉट मॉलिक्यूल्स। एटम्स और पार्टिकल्स जिससे फिर फर्दर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वर्ल्ड बने हैं, उनकी स्टडी को क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में, यानी कि पिछले साल ही अप्रैल 19, 2023 में कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है नेशनल क्वांटम मिशन को। नेशनल क्वांटम मिशन, जो कि कंसेप्चुलाइज किसने किया? PMSTIAC, प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एडवाइजरी काउंसिल ने, जिसके तहत 8 साल के लिए मोर देन 6,000 करोड़ रुपीज हैव बीन गिवन क्वांटम मैकेनिक्स या फिजिक्स की फील्ड में काफ़ी सारा R&D करने के लिए। ठीक है। सो वर्ल्ड क्वांटम डे 14 अप्रैल, BR अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल, 15 को हमने वर्ल्ड आर्ट डे पढ़ा है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डे और इवेंट की, एंड दैट इज ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत, जिसमें हमने सियाचिन ग्लेशियर पे इंडिया का दबदबा कायम किया, वो डे हिस्ट्री के लिए और इंडिया के जोग्राफिकल और पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। 1984 में, 1 ईयर बिफोर आई वॉज बॉर्न। यस, मैं हमेशा ऐसे ही याद करवाती हूँ, तो मैं ऐसे ही याद करवाऊंगी सो दैट एटलीस्ट एक ईयर तो आपके दिमाग में सेट हो जाए। सो 13 अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम दिया गया। क्या है ये ऑपरेशन, क्यों किया गया ये ऑपरेशन मेघदूत, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वो समझ लेते हैं। और इसको 40 साल अब पूरे हो चुके हैं। सो 13 अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चल रहा था। 13 अप्रैल 1919, ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो हमारी जो इंडियन आर्म फोर्सेज हैं, उनको ये सूचना मिली कि भाई ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो फोर्सेज हैं वो एक पॉइंट के आगे बढ़ने के प्लानिंग कर रहे हैं। अब ये देखिए, NJ 9842 ये वाला एक पॉइंट है जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिसाइड की गई कि भाई ठीक है, पाकिस्तान जो है इस लाइन से आगे नहीं बढ़ेगा, इंडिया इससे आगे नहीं बढ़ेगा, पाकिस्तान इस लाइन से आगे नहीं बढ़ेगा। इस तरह से जब लाइन ऑफ कंट्रोल डिसाइड की गई तो ये NJ 9842 पॉइंट पे आके रोक दी गई कि इसके आगे का जो हिस्सा है वो न पाकिस्तान के अंडर में आएगा ना इंडिया के अंडर में आएगा, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिर जब हमको हमारे इंटेलिजेंस से खबर मिली कि पाकिस्तान इस तरफ बढ़ने के फिराक में है, तो हमने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में ले लिया, बिकॉज ये स्ट्रेटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन थी, हाई लोकेशन है। सो आपको अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत काम आ सकती है। अदरवाइज 1984 से पहले इस जगह न पाकिस्तान था न इंडिया था, लेकिन आज ऐसी सूरत है कि दोनों ही फोर्सेज वहाँ रहती हैं और उस एरिया के ऊपर दूसरा कब्जा ना कर ले, ये हम प्रोटेक्ट करते हैं और वो लोग कोशिश करते हैं हम कब्जा कर लें, राइट। और यहाँ से चाइना भी बहुत पास है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। सो ऑब्जेक्टिव इस ऑपरेशन का यही था कि हम पाकिस्तान को प्रिवेंट करें सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कब्जा करने से। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम, ईस्टर्न काराकोरम रेंज जो है हिमालयाज के अंदर आती है, और आज के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो लेह वाले हिस्से में ये पड़ता है, राइट। डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वहाँ ये आता है। ना जब हमने ऑपरेशन मेघदूत किया तो कंप्लीट हो चुका, हम जीत चुके। ना सिर्फ हमने सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर अपना कब्जा किया, लेकिन 3 मेन पासेस भी इंडिया के अंडर में हमने ले लिए। पहला था सियाला, ला मतलब पास होता है, ठीक है, इस ला का मतलब पास होता है। बेलाफोन ला एंड ग्योंग ला, ये 3 पास इंडिया के अंडर में आ जाते हैं। इस ऑपरेशन को लीड किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन मेघदूत लीड किसने किया? कैप्टन संजय कुलकर्णी जी ने। ओके, सो संजय कुलकर्णी जी ने लीड किया है। उन्होंने पूरे इस ऑपरेशन की बागडोर अपने हाथ में एज अ लीडर संभाली हुई थी। देखिए, जो मैं आपको बता रही थी कि प्रायर टू 1984 ना इंडिया ना पाकिस्तान की कोई परमानेंट प्रेजेंस ये रहा सियाचिन ग्लेशियर वाला हिस्सा, है ना। तो यहाँ पे किसी की परमानेंट प्रेजेंस नहीं थी, दिस एरिया। सो यहाँ पे आपके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल सॉरी LOC जाती है। ये आपका सियाचिन ग्लेशियर वाला हिस्सा है जो अब हमारे अंडर में आ जाता है। सो एक सेकेंड, लेट मी चेंज द पेन कलर। या
पहले इस एरिया को डिमार्केट ही नहीं कर रखा था कि किसके अंडर में आएगा। हमारा जो शिमला अग्रीमेंट हुआ था 1972 का, 1971 की वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसको ख़त्म करने के बाद एक अग्रीमेंट साइन किया गया था ख़त्म करने के लिए कि NJ 9842 जो है, इससे बियॉन्ड किसी का कंट्रोल या कब्जा नहीं होगा। आप इस एरिया तक लिमिटेड रहोगे, हम इस एरिया तक लिमिटेड रहेंगे। लेकिन वही बात है, ये जो अनचार्टर्ड टेरिटरी थी, पाकिस्तान इसको ऑक्यूपाई करना चाहता था, इसलिए हमने स्ट्रेटेजिक एक मिशन के तहत उसको अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, तो ये NJ 9842 इससे बियॉन्ड नहीं जाना था, पर पाकिस्तान जा रहा था, तो वी कंडक्टेड ऑपरेशन मेघदूत। क्लियर है बात? ओके चलिए, अब जो एक बहुत गरमाया हुआ मुद्दा अभी चल रहा है और इसके ऊपर बर्निंग इशू भी अलग से लाया जाएगा, जो भी डेवलपमेंट अभी होंगे 1-2-3 दिन में वो देख करके, और आपके लिए बर्निंग इशू और लाया जाएगा ताकि और अपडेट उसमें शामिल हो सके। पर फिलहाल क्या न्यूज़ है भाई, ईरान ने अटैक कर दिया है इजराइल के ऊपर। ठीक है, अब ये अटैक प्रॉपर वॉर है अभी ऐसा नहीं देखा जा सकता। अभी ये है कि ये एक काउंटर रिएक्शन है, क्योंकि इजराइल ने थोड़े समय पहले 1 अप्रैल को, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, सीरिया के अंदर जो एक काउंसलेट है ईरान का, उसके ऊपर एक हमला कर दिया। ठीक है, और उसमें 2 इम्पॉर्टेंट जो लोग हैं ईरान के वो मारे गए। तो कुछ भी मैं समझाऊं उससे पहले एक बार आप मैप देख लीजिए। मैप देखेंगे, समझेंगे तो ही कहानी दिमाग में घुसेगी। ये रहा ईरान मिडिल ईस्ट में मुस्लिम्स, बहुत मुस्लिम प्रधान और पावरफुल देश माना जाता है। ठीक है, ईरान, और कहा जाता है कि न्यूक्लियर पावर है इसके पास। हालांकि ये बोलता है कि हम हमारे इंटरनल और एनर्जी पर्पसेस से ही यूज़ करेंगे, और अभी क्लियर कट बोलता नहीं है कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, पर ईरान इज न्यूक्लियर केपेबल कंट्री। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज इजराइल। मैं अभी आपको दूसरे मैप पे भी दिखा दूंगी, बट दिस एरिया इज इजराइल, राइट। तो यहाँ से हवाई हमला किया गया, 300 ड्रोन डाले गए हैं इजराइल के ऊपर। क्यों? क्योंकि इजराइल ने सीरिया, दमास्कस में, सीरिया की जो कैपिटल है दमास्कस, वहाँ पे एक काउंसलेट है, ईरान काउंसलेट, उसके ऊपर हमला कर दिया था और उसमें 2 इंपॉर्टेंट जो लोग हैं वो मारे गए। अच्छा, ये हमला हुआ इजराइल की तरफ से या नहीं हुआ, अभी इसको लेके भी अटकलें हैं कि इजराइल ने वाकई में किया है या नहीं किया है, बट अभी यही कहा जा रहा है इजराइल ने यहाँ हमला किया, काउंटर अटैक में ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। अच्छा, इजराइल और ईरान के बीच में ये जो तनाव है ये बहुत पुराना है, ऐसा नहीं कि अभी नया सिर्फ इस रीज़न की वजह से शुरू हुआ है। अगर आप थोड़ा सा बैकड्रॉप में जाओगे तो इजराइल के अंदर इजराइल और पैलेस्तीन मुद्दा चल रहा था। हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था, याद है कुछ आपको? ये जो हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल दीजिए, ग्रुप बोल दीजिए, उसको फंडिंग भी ईरान करता है। सो ईरान ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स अपने अलग अलग इसने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। जैसे यमन में हम देखते हैं हुतीज़ का डिस्टर्बेंस चल रहा है, रेड सी से जो भी अगर जाते हैं शिप्स वगैरह, तो जो हुतीज़ हैं वो उन पे ऊपर अटैक कर देते हैं। उन हुतीज़ को भी कहा जाता है ईरान फंडिंग कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह से अभी हम और देखेंगे, लेबनान है, यहाँ पे भी ईरान के कुछ ग्रुप्स हैं, वो इजराइल के ऊपर हमला करते ही रहते हैं। सो इजराइल और ईरान का ये प्रॉब्लम क्यों है? ये बेसिकली अगर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकली जाओगे, जैसा मैं आपको कह रही थी, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो जूस थे, जूस को सेटल करने के लिए इजराइल जगह दे दी गई कि आप यहाँ खुद को सेटल कर लीजिए, बिकॉज हर जगह जूस को मारा जा रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ तो रशियन ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा थे जूस, उनको ये जगह दे दी गई। तो पैलेस्टाइन जो जगह थी वहीं पे इजराइल जगह उनको दे दी गई, और पैलेस्टाइन में मुस्लिम आबादी बहुत है, इजराइल के अंदर जूस हैं, राइट। लेकिन उस समय जब ये जगह दी गई थी, ईरान बहुत एक सपोर्ट में सामने आया था इजराइल के कि नहीं, सही है, इनको ये जगह देनी चाहिए। लेकिन जब इजराइल के अंदर भी सरकारें बदली और बाद में दूसरी सरकार आई तो वो एंटी इजराइल थी, और तब से लेकर के इशू चालू हो गया। इजराइल का ये मुद्दा है कि भाई अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनाने की कोशिश करता है और कभी हमारे बीच में कोई दिक्कत आएगी तो सबसे पहले न्यूक्लियर विस्फोट हमारे ऊपर ही करेगा। तो इजराइल कोशिश करता रहता है ईरान के न्यूक्लियर पावर बनने के मंसूबों को कम करने की। तो ये इसलिए एंटी है, और ईरान इसलिए एंटी है बिकॉज ऑफ द रिलीजियस रीजंस बेसिकली। और बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊँगी, अभी मैं थोड़ा बहुत ही समझाती हूँ, वरना ये बहुत लंबी कहानी है। मैं हिस्टोरिकली अच्छे से समझाने बैठूँ, जूस की पूरी कहानी समझने के लिए, फिर पैलेस्टीन, फिर जेरूसलम, बहुत कुछ है समझने का, राइट। तो अभी हम ब्रीफ पे चलते हैं, और अभी ब्रीफ यही है कि ईरान ने करीब 300 ड्रोन्स, मिसाइल्स इजराइल के ऊपर दागी हैं। ठीक है, और इजराइल थोड़े समय से बोल ही रहा था कि भाई ईरान थोड़े समय से बोल ही रहा था कि इजराइल, आपने ये जो मेरे ईरानियन कंसुलेट पे दमास्कस सीरिया के अंदर विस्फोट किया है, जिसकी वजह से मेरे 2 जनरल मारे गए हैं, तो मैं आप पे बहुत जल्दी हमलाई कार्रवाई करूंगा। ठीक है, और अब उसने कर दी है। और साथ ही साथ ईरान ने
ये जो यहाँ पे ईरान था, ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स को बोल दिया है कि आप बीच में मत आइएगा। अब यूनाइटेड स्टेट्स कहाँ से आया? यूएस और ईरान एंटी हैं, इनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है काफ़ी स्ट्रेन्ड हैं। तो यूएस ने ऑलरेडी इजराइल को अपना सपोर्ट दे दिया है कि अगर आप हमला करते हो उसमें हम आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन अगर ईरान आप पे हमला कर देता है तो हम डिफेंस करने के लिए आपके पीछे खड़े हुए हैं। तो ईरान ने पहले ही बोल दिया है यूनाइटेड स्टेट्स को कि भाई आप बीच में मत आइएगा, नहीं तो हम सीधे सीधे भिड़ेंगे। और पहली बार इतने सालों में हो रहा है कि ईरान ने सीधे इजराइल के ऊपर हमला किया हो। अभी तक ये अपने छोटे छोटे जो ग्रुप्स थे, प्रॉक्सीज जिनको कहा जाता है, ओके, तो प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू इजराइल के ऊपर अटैक करता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल और ईरान सीधे सीधे एक दूसरे से भिड़े हों। ठीक है, द फर्स्ट टाइम ईरान हैज़ एवर लॉन्च्ड अ फुल स्केल मिलिट्री असॉल्ट ऑन इजराइल 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद। ठीक है, अब जाकर के सीधी मुठभेड़ इन दो देशों की हुई है। अच्छा, अब इतना ही कहानी नहीं रुकती है। ईरान का जो ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, IRGC, उन्होंने ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, ये रेड सी एरिया है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यहाँ से एक शिप जा रही थी MSC एरीज, उसको इस ग्रुप ने, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बंधक बना लिया है। ठीक है, सीज कर लिया है। और उस वेसल, ये इजराइल लिंक्ड वेसल था, उस वेसल पे 17 इंडियन नेशनल्स भी हैं। तो हमारी मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी सामने आ चुकी है और उसने ईरान को बोला है कि तुरंत प्रभाव से हमारे नेशनल्स को फ्री किया जाए। और ये जो पूरी सिचुएशन आपने बना रखी है, जिसकी वजह से पूरा जो ट्रेड रूट है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, बिकॉज यूरोप को पूरे एशिया साइड से कनेक्ट करने के लिए यहीं से आपके रेड सी से होते हुए ही वेसल्स जाते हैं। अगर इस पूरे एरिया के अंदर टेंशन रहेगी तो ट्रेड बहुत अफेक्ट होगा, और ट्रेड अफेक्ट होगा यानी कि यहाँ से जो भी सामान आता जाता था अब वो इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आ पाएगा, तो प्राइसेस बढ़ेंगे, राइट। सो ये एक मेजर रीज़न है कि एवरीबडी वांट्स कि इस एरिया में, एटलीस्ट एशियन साइड और यूरोप साइड, यही चाहेगा कि इस एरिया को आप शांतिपूर्वक बनाए रखिए ताकि वर्ल्ड ट्रेड और रिलेटेड प्राइसेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना हो। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। ये देखिए स्विस कनाल और ये रेड सी वाला एरिया है, राइट। सो पूरा मुद्दा समझ में आया। इजराइल ने दमास्कस के ऊपर कॉन्सुलेट, ईरान कॉन्सुलेट पे हमला कर दिया, उसकी वजह से ईरान ने अभी जवाबी कार्रवाई की है। अगर इजराइल पलटवार कर देता है तो बहुत बड़ा एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों के बीच में वॉर छिड़ जाएगी, और वॉर छिड़ी तो यूएस बीच में आएगा और फिर क्या होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो है। अब थोड़ा सा जो बैकड्रॉप मैं आपको बता रही थी, बहुत पीछे नहीं जाएंगे, जूस के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पैलेस्टीन और जो इजराइल के बीच का मुद्दा है उस पर इतना नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ईरान इजराइल मुद्दे पे थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। ईरान वॉज द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री जिसने न्यू स्टेट ऑफ इजराइल को रिकग्नाइज किया था कि हाँ भाई इजराइल एक कंट्री है, वरना इजराइल को दर्जा ही नहीं मिल रहा था कि भाई ठीक है आपने जूस को बसा दिया। तो इट वॉज द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री टू रिकग्नाइज इजराइल एज अ स्टेट, स्टेट यानी कंट्री, न्यू कंट्री है ये। ठीक है, और इन दोनों देशों के बीच के जो टाइज है वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन वो कोलैप्स कब हुए? जब ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ 1979 का। शाह मोहम्मद रेज़ा पहलवी, इनको बाहर निकाल दिया गया था, सुप्रीम लीडर थे ईरान के, और उनकी जगह खोमेनी जो हैं वो लीडर बन गए थे। और उन्होंने एक एरोगेंट, ये बिल्कुल कट्टर मुस्लिम वाले अप्रोच के साथ थे, और इन्होंने एक एरोगेंट अप्रोच इजराइल के साथ में बनाना शुरू कर दिया। दोनों देशों के जो रिश्ते थे वो थोड़े थोड़े टानिश हुए, लेकिन फिर भी इनके जो कोऑपरेशन था, थोड़े लिमिटेड कोऑपरेशन 1980s तक चला। लेकिन उसके बाद प्रॉक्सी मिलिटेंट्स ईरान ने बनाना शुरू कर दिया। प्रॉक्सी मतलब ये खुद सामने नहीं आता कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन इसने अपने छोटे छोटे, हम बोल सकते हैं ना, गुंडा ग्रुप है ना, ऐसे बना करके और छोड़ने चालू कर दिए। जैसे कि लेबनान में बहुत प्रोमिनेंट इनका एक ग्रुप है, हिजबुल्लाह ग्रुप। लेबनान की अगर आप पोजीशन देखोगे ना, यहाँ आइए ये आता है लेबनान, ठीक है, बिल्कुल ये इजराइल है, इजराइल के ऊपर यहाँ पे आपको लेबनान देखने को मिलेगा उसके नॉर्दर्न फ्रंटियर पे। सो नॉर्दर्न फ्रंटियर पे लेबनान है, इजराइल के इधर बिल्कुल ये गाजा स्ट्रिप आती है, और यहाँ पे आपका गाजा स्ट्रिप साइड में ही हमास है। हमास को भी सपोर्ट कौन कर रहा है फाइनेंशियली? ईरान सपोर्ट कर रहा है। जो यहाँ पे हिजबुल्लाह है, ये तो बहुत प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ईरान सपोर्टेड है, फंडेड है, और वो नॉर्दर्न फ्रंट से कंटिन्यूसली इजराइल को कोई ना कोई ट्रबल देते रहते हैं। इराक के अंदर इनका है, लेबनान मैंने आपको बता दिया, यमन के अंदर होतीज़ हैं, राइट। सो ये सारी प्रॉक्सी मिलिटेंट ग्रुप्स के थ्रू जो ईरान है वो इजराइल के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता ही रहता है। अब
इस वजह से इन दोनों देशों के बीच में जो वॉर थी, शैडो वॉर, डायरेक्टली तो सामने नहीं आ रहे हैं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से एक दूसरे को कहीं ना कहीं बॉदर करते ही रहते हैं। और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इजराइल का प्राइमरी फोकस है अटैक का कि नहीं, वो जाकर के वहाँ से कई बार फाइल्स निकाल के ले आते हैं, कई बार अटैक कर देते हैं। इनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं उनको मरवा दिया जाता है, कभी यूएस द्वारा, कभी इजराइल उसमें शामिल हो जाता है। सो ये नहीं चाहते, ना यूएस चाहता है ना इजराइल चाहता है कि यहाँ न्यूक्लियर पावर डेवलप हो। ओके, और हिजबुल्ला रॉकेट्स फायर करता रहता है। जब से गाज़ा स्ट्रिप से जो हमास थे उन्होंने अटैक किया है इजराइल के ऊपर, तभी से नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर हिजबुल्ला भी अटैक कर रहे हैं। तो इजराइल के ऊपर काफ़ी तरफ से प्रेशर है। इजराइल ने अब अपना एक जवाब दिया दमास्कस में, और उसके जवाब में फर्दर ईरान ने 300 ड्रोन्स और मिसाइल्स दाग दी। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। तो ये तो अभी तक का स्टेटस है। अब आगे क्या होता है, ऊँट किस करवट बैठता है, देखा जाएगा। ठीक है, क्रक समझ में आ गया। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। मिलिट्री से रिलेटेड, मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड अगली न्यूज़ है। इंडिया उज्बेकिस्तान टू होल्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑन अप्रैल 15। इंडिया और उज्बेकिस्तान, कौन सी एक्सरसाइज है? डस्ट। सो आप इंडिया में कुछ बेक कर रहे थे, बेक करना समझते हैं, जैसे हम केक बेक करते हैं, और वहाँ बहुत डस्ट है। आप बोल रहे अरे यहाँ बेक मत करो, यहाँ बहुत डस्ट है, सारा केक किरकिरा हो जाएगा। तो उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई? डस्ट लेक हुई। ओके, देन इसका 5th एडिशन है और आज ही स्टार्ट हुआ है। आज से लेके 28 अप्रैल तक ये चलेगा। और ये कहाँ होगा जी? ये उज्बेकिस्तान में ही टर्मेज डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा। पिछले जो लास्ट एडिशन था वो पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर कंडक्ट किया गया था। और इसकी शुरुआत कब से हुई है इस एक्सरसाइज की? 2019 से हुई है। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली न्यूज़ आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक का वन ऑफ द लार्जेस्ट जो ऑर्डर है, टेंडर है, वो दिया है HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। सो डिफेंस मिनिस्ट्री इशूज ₹65,000 करोड़ टेंडर। कितने का टेंडर है? 65,000 करोड़ का टेंडर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 97 LCA Mark 1A फाइटर जेट्स के लिए। सो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस के ही एडवांस वर्जन है मार्क 1A। इन कितने एयरक्राफ्ट हम चाह रहे हैं? HAL हमें बना के दे 97 एयरक्राफ्ट ये वाले बना के दे, और इसके लिए 65,000 करोड़ का एक टेंडर हम जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने HAL के साथ एंटर किया है। लार्जेस्ट एवर ऑर्डर फॉर इंडिजिनस मिलिट्री हार्डवेयर, इंडिया में ही बना हुआ मिलिट्री हार्डवेयर कोई है, उसके लिए अभी तक का लार्जेस्ट ऑर्डर जो इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है वो ये है, और ये HAL को दिया गया है 97 LCA Mark 1A फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए। ओके, LCA Mark 1 से भी एडवांस्ड है 1A। इसके बाद Mark 2 आएगा, लेकिन अभी उसमें टाइम है। LCA Mark 2 ये फ्यूचरिस्टिक है। अभी LCA Mark 1 और उसके बाद अब जो एडवांस्ड है वो Mark 1A है, और इसी Mark 1A के लिए ऑर्डर प्लेस किया गया है। ठीक है, इट इज़ द एडवांस वर्जन ऑफ तेजस एयरक्राफ्ट। और ये किसको रिप्लेस करेंगे इंडियन एयरफोर्स में? ये वाले जो 1A आएंगे ये मिग फ्लीट को, MiG मिग फ्लीट जो है हमने पहले भी बीच में पढ़ा था, उनको रिप्लेस करेंगे। तो अब LCA तेजस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है ये इंडिया के अंदर 1984 में शुरू किया जाता है। इसका नाम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से इसका नाम तेजस किसने दिया, कब दिया? सो 2003 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस प्रोग्राम का नाम बदल के तेजस कर दिया, जिसका मतलब रेडियंस होता है, तेज जो आपके अंदर से निकलता है संस्कृत के अंदर। सो लाइटेस्ट, स्मॉलेस्ट और टेललेस, पीछे इसके लंबी पूंछ नहीं होती है, ऐसा सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है ये इस क्लास का। एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, प्रिसिजन गाइडेड हमलों के लिए, वेपन्स के लिए जाना जाता है। अब देखिए तेजस के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स होते हैं जिनके अंदर ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाती हैं। ओके, LCA नेवी जो ट्विन सीटर होता है, ट्विन एंड सिंगल सीट जो इंडियन नेवी यूज़ करती है। LCA तेजस नेवी MK2 ये इसी का अपग्रेडेड वर्जन है। ओके, देन LCA तेजस MK1A जिसका हमने ऑर्डर प्लेस किया है, और LCA तेजस MK2 जो फ्यूचरिस्टिक है, बनेगा, अभी नहीं है। ओके, चलिए ना। अच्छा, जो बच्चे किसी भी तरह से आर्म्ड फोर्सेस के एग्जाम्स दे रहे होंगे तो आपको ये थोड़े वेरिएंट्स ढंग से देखने हैं। आपको MK1A के बारे में अच्छे से डिटेल पढ़नी है, उसके इंजन के बारे में, उसके सारी फीचर्स के बारे में, उसका कंपैरिजन थोड़ा रफाल से भी आपको रखना चाहिए। तो ये थोड़ी चीज़ें आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे, बाकी बच्चों को ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए
अगली न्यूज़ जो आ रही है वो भी डिफेंस सेक्टर से ही आ रही है। डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है सक्सेसफुल ट्रायल किसका, MPATGM वेपन सिस्टम का। MPATGM सिस्टम क्या है ये MPATGM? मैन पोर्टेबल, यानी इंसान, ये पोर्टेबल है देखो, तो मैन पोर्टेबल, इंसान इसको हैंडल कर सकता है। एंटी टैंक, टैंक को ध्वस्त करने के लिए गाइडेड मिसाइल, आप डिसाइड करके गाइड करके भेज सकते हो कहाँ जाकर के गिरो और फूटो। ओके, सो ये जो PATGM सिस्टम है, इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया। कहाँ किया गया? पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज जो कि राजस्थान के अंदर है, वहाँ पे किया गया। ये आपको देखो रेगिस्तान के धोरे दिख रहे। डीआरडीओ ने और इंडियन आर्मी ने मिलकर के इसको कंडक्ट किया है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है नेवी से। तो एक हमने एयरफोर्स की न्यूज़ देख ली, ठीक है, और एक क्योंकि जो MK1 तेजस आ रहे हैं वो इंडियन एयरफोर्स के अंदर काम करेंगे, तो एक हमने एयरफोर्स की देख ली, एक हमने आर्मी ने जो टेस्ट किया डीआरडीओ के साथ। अब हम नेवी पे आ जाते हैं, नेवी को भी क्यों छोड़ना। सो नेवी चीफ एडमिरल R हरि कुमार इन्होंने प्रेजेंट किए गैलेंट्री एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स। इन्वेस्टिचर सेरेमनी हुई है, प्राइज गिविंग सेरेमनी, और उसके अंदर प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, प्रेसिडेंट को आना था लेकिन उनके बिहाफ पे R हरि कुमार जी एडमिरल जो हैं उन्होंने प्रेजेंट किए हैं ये अवार्ड्स। कहाँ पे? INS हंसा गोवा के अंदर ये अवार्ड दिए गए। 35 लोगों को अलग अलग अवार्ड्स कॉन्फर किए गए, जिनमें से नौसेना मेडल जो कि गैलेंट्री यानी बहादुरी के लिए दिया जाता है, वो कमांडर मनीष सिंह कर्की, कमांडर कौस्तुभ बनर्जी एंड कमांडर पनीर सेल्वम विष्णु प्रसन्ना जी एंड लेफ्टिनेंट कमांडर, ये भी लेफ्टिनेंट कमांडर है, सॉरी, लेफ्टिनेंट कमांडर PV प्रसन्ना एंड लेफ्टिनेंट कमांडर भास्कर, इन लोगों को ये गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, नौसेना मेडल, ठीक है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे अवार्ड थे, जैसे कि CNS ट्रॉफी बेस्ट ग्रीन प्रैक्टिसेस के लिए 2023 का अलग अलग कैटेगरी में, जैसे इंडस्ट्रियल कैटेगरी में नेवल डॉकयार्ड मुंबई को दिया गया बेस्ट ग्रीन प्रैक्टिसेस, यानी आपने जो प्रैक्टिसेस की हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली थी। सो नेवल डॉकयार्ड मुंबई को इंडस्ट्रियल कैटेगरी में, और नॉन इंडस्ट्रियल कैटेगरी में INS वलसुरा को मिला है। ओके, देन कैप्टन रवि धीर मेमोरियल गोल्ड मेडल भी दिया गया, कौन सी फील्ड के लिए? प्रमोटिंग फ्लाइट सेफ्टी। लेफ्टिनेंट VK जैन मेमोरियल गोल्ड मेडल दिया गया, रिसर्च जो होती है डिफेंस वेपन्स इंप्रूवमेंट वगैरह, इन फील्ड से रिलेटेड इंप्रूवमेंट करने के लिए ये अवार्ड दिया गया। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं जो कि फर्दर प्रेजेंट किए गए। अच्छा, ये जो न्यूज़ मैंने आपको बताई है, अगेन ये जो आर्म्ड फोर्सेस वाले बच्चे उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है, बाकी बच्चे एक बार नज़र से गुजार लीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं थोड़ा वन लाइनर छोटी छोटी न्यूज़ की तरफ। कुछ अपॉइंटमेंट हुए हैं, कुछ अवार्ड हैं, लेट अस सी। सो सच्चिदानंद मोहंती जी को अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। UGC के मेंबर के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है? सच्चिदानंद मोहंती जी को। कौन है UGC के चेयरपर्सन, बताइए। और UGC के चेयरपर्सन का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करते हैं, ठीक है, वो भी आप मुझे बताएंगे। तो सच्चिदानंद मोहंती जी मेंबर UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है। यूनिवर्सिटी में तो सच्चे लोग होने चाहिए ना, क्योंकि बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है, तो सच्चिदानंद जी थोड़ा सच से याद आप रख सकते हो। देन एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है जो कि अनाउंस किया गया है, डॉक्टर गगनदीप कांग। डॉक्टर गगनदीप कांग इन्होंने जीता है जॉन डर्क्स गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। सो ये जो अवार्ड है ये कनाडा की एक फाउंडेशन है, गैर्डनर ग्लोबल फाउंडेशन, और उन्हीं की तरफ से अवार्ड दिया जाता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। ग्लोबल हेल्थ के केस में मोस्ट रिकग्नाइज्ड अवार्ड ये माना जाता है। तो प्रेस्टिजियस जॉन डर्क्स गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड ये किसको मिला है? डॉक्टर गगनदीप कांग को मिला है। ओके, तो ये इंडियन है और क्रिश्चियन, मेरे हिसाब से क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर से एसोसिएटेड हैं ये। ओके, एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं ग्लोबल हेल्थ की, राइट। सो सीधे सीधे याद रखिएगा, जॉन डर्क्स गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड किसको दिया गया? गगनदीप कांग को दिया गया है। इन्होंने इस फील्ड में जो रिसर्च की है उसके चलते। एंड देन लेट अस कम ओवर टू एन इम्पॉर्टेंट इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं? वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। सो आपके फ़ोन हैक हो जाते हैं, आपके पास स्कैम भरे फ़ोन्स या मैसेजेस आते हैं, आपको OTP भेजा गया है दीजिए, जबकि आपने कोई OTP जनरेट ही नहीं करवाया है, राइट। या फिर आपका
इतना लॉटरी लग गया है, कॉल कीजिए, अपनी डिटेल शेयर कीजिए, राइट। तो बहुत सारे तरह के हैकिंग होती हैं, स्कैम्स होते हैं। सो उनसे रिलेटेड एक स्टडी सामने आई और उसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 10th। हम 10वें बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम करने वाले देश हैं। सो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स सामने आया है, इंडिया रैंक्स 10th ग्लोबली इन साइबर क्राइम स्टडी। एक इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स है, उन्होंने एक इंडेक्स सामने लाया। इंडेक्स का नाम क्या है? वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, जिसमें रफली 100 देशों की स्टडी की गई है, ओके। और उसमें इंडिया आया है 10 नंबर पे, अलग अलग कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम्स से रिलेटेड, राइट। रैंसमवेयर, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई थेफ्ट की हो, स्कैम्स किए हों, है ना, वो सब। और ये जो सर्वे है पब्लिश कहाँ हुआ? ये पब्लिश हुआ एक जर्नल में जिसका नाम है PLOS 1। इंडिया की रैंकिंग बिल्कुल सही है, वर्ल्ड वाइड हम साइबर क्राइम में 10th पे हैं। और उसमें भी हम स्कैम ज़्यादा करते हैं लोगों को पेमेंट्स के लिए। सबसे कॉमन टाइप का साइबर क्राइम जो इंडिया में देखा जाता है वो स्कैमिंग के फॉर्म में है, जहाँ हम लोगों से मनी निकालने के लिए और स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। सो ये मोस्ट पॉपुलर स्कैमिंग है इंडिया में। अदरवाइज आप देखिए टॉप पे कौन है साइबर क्राइम के अंदर अभी? रशिया और यूक्रेन। क्यों? वॉर चल रही है तो एक दूसरे को साइबर क्राइम से भी सिर्फ ना वेपन से ही वॉर नहीं होती, साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया आजकल। बिकॉज आपके जितने भी वेपन्स वगैरह होते हैं सब स्मार्ट वेपन्स होते हैं। आप इनको यहाँ से टारगेट हिट कर, मतलब बता सकते हो कि आपको कहाँ जाके कितनी जगह जाके हिट करना है। अगर आपके सारे सिस्टम्स हैक कर लिए जाएंगे, आप उसको लॉन्च ही नहीं कर पाओगे मिसाइल को, ठीक है। तो इसलिए साइबर क्राइम्स बहुत होते हैं। अभी जैसे ईरान और इजराइल के अंदर भी ऐसा होता है, हो रहा, न्यूज़ में आया कि हमारे ऊपर पहले साइबर अटैक किया गया और फिर हमारे ऊपर मिसाइल अटैक किया गया, राइट। सो रशिया टॉप पे, फिर यूक्रेन है, देन चाइना, US, नाइजीरिया, रोमेनिया, नॉर्थ अमेरिका, UK, ब्राज़ील, और ये रहे हमारे प्यारे भारतवासी हमारा दिमाग कम थोड़ी है ना। सो रशिया ने टॉप किया है, फॉलोड बाय यूक्रेन, चाइना, US। नॉर्थ कोरिया 7 पे रहा, ये हमने देख लिया, ठीक है। चलिए, सबसे ज़्यादा हाईली टेक्निकल साइबर क्राइम हब कौन से 2 देश रहे? रशिया एंड यूक्रेन रहे, हाईली टेक्निकल, ओके। सो बिल्कुल कंप्यूटर के अंदर जाकर के सारे प्रोग्राम हैक करके, और जो बिल्कुल हाईली टेक्निकल क्राइम्स थे वो यहाँ देखे गए। US और रोमेनिया के अंदर हाईटेक और लो टेक दोनों तरह के क्राइम्स देखे गए। इंडिया जो है हमारा मिड टेक क्राइम्स में स्पेशलाइज करता है, और इंडिया एक और चीज़ में स्पेशलाइज करता है, स्कैम, फ्रॉड कॉल्स, फ्रॉड मैसेजेस, ये वाली चीज़ें, ठीक है जी। सो ये हो गया इस इंडेक्स से रिलेटेड न्यूज़। लास्ट कैटेगरी को लेते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़, और फिर रिवीजन क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। सो स्पोर्ट्स न्यूज़ में पहले देखिएगा, नोवाक जोकोविच जो हैं वो वर्ल्ड के सबसे वरिष्ठ, यानी कि एज वाइज सबसे ओल्डेस्ट नंबर 1 प्लेयर बन चुके हैं इन ATP रैंकिंग्स। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स जो है उनमें जो रैंकिंग मिलती है, सो उसमें सबसे उम्र दराज खिलाड़ी टू गेट नंबर 1 रैंकिंग अब नोवाक जोकोविच बन चुके हैं। इससे पहले कौन थे? रॉजर फेडरर थे, तो उन्होंने रॉजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया है। सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच, और 36 ईयर्स 321 डेज ओल्ड पे इन्होंने अपना नंबर 1 रैंकिंग मेंटेन किया, ठीक है। और एक और खिताब इनके नाम है कि भाई सबसे ज़्यादा दिनों तक नंबर 1 रैंक पे रहने वाले टेनिस खिलाड़ी वो भी ये हैं। 419 वीक्स तक ये नंबर 1 पे थे, ठीक है, मेल के अंदर। और बस चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर सॉकर यानी कि फुटबॉल की फील्ड से आ रही है। मणिपुर की पांथोई चानू मेक्स हिस्ट्री। क्यों भाई? फर्स्ट इंडियन बन गई हैं टू प्ले इन ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनल लीग। सो ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनल लीग में खेलने वाली पहली जो भारतीय हैं वो कौन बन गई हैं? पांथोई चानू। कहाँ से बिलोंग करती हैं? मणिपुर से बिलोंग करती हैं। और साउथ ऑस्ट्रेलियन विमेन नेशनल प्रीमियर लीग है, उसमें इन्होंने मेट्रो यूनाइटेड WFC को रिप्रेजेंट किया, उसके साथ में खेला है, ये टीम है, ठीक है। देन अच्छा, अब ATP चैलेंजर टूर की हम बात करें। याद रखिएगा ATP टूर एंड ATP चैलेंजर टूर दोनों डिफरेंट होते हैं, अभी मैं समझाऊंगी। तो पहले न्यूज़ देखिएगा। न्यूज़ आ रही है कि ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट जो कि मैक्सिको में हुआ, मैक्सिकन ओपन, उसके अंदर अर्जुन कड़े एंड जीवन चेदुनेजियान, ओके, इन्होंने टॉप रैंक हासिल किया, मतलब ये टूर्नामेंट इन्होंने जीत लिया है। सो अर्जुन काधे है या कधे है, एंड जीवन, प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफिकल्ट है तो अर्जुन और जीवन पढ़ा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। आप भी एग्जाम में देख लीजिएगा, बहुत टिपिकल सरनेम आएगा, मतलब यही आंसर है। आने के चांसेस बहुत कम है ऑल्दो, पर फिर भी। सो हिंदी से पढ़ते हैं, देखिए हिंदी हेल्प करती है ऐसे केसेस में। अर्जुन काधे एंड जीवन
चेज़ियान जो हैं उन्होंने मैक्सिको का ATP चैलेंजर्स टूर जीत लिया है। ATP टूर से नीचे लेवल पे होता है ATP चैलेंजर टूर। इसमें टॉप सीडेड प्लेयर्स यूजुअली नहीं खेलते हैं, जो एकदम पॉपुलर खिलाड़ी होते हैं वो नहीं खेलते हैं। सो ATP टूर से थोड़ा सा हम कहेंगे इसको रंग बिलो, यानी एक लेवल बिलो होता है ATP चैलेंजर, और उसमें हमारी ये जो टेनिस प्लेयर्स हैं ये जीत करके आए हैं और कई बार इन्होंने इवेंट्स जीते हैं, ठीक है, ATP चैलेंजर के। ओके, चलिए, सो इसके साथ खत्म हो जाता है आज का सेशन। आई रियली होप जो समझाया गया सब समझ में आ गया होगा। जो न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने थोड़ी थोड़ी मेंशन कर दी आपके लिए, लेकिन जो मुद्दे अच्छे से आपको पकड़ में होने चाहिए वो ध्यान रखिएगा। अब अगर आपको SSC की तैयारी करनी है तो प्लीज़ परचम ऐप देख लीजिए जा करके, मैं ज़्यादा नहीं समझा रही हूँ। वहाँ पर आपको SSC जनरल अवेयरनेस का कोर्स भी मिल जाएगा, सारे जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स के साथ, या इंडिविजुअल भी आप ले सकते हो, और SSC टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी। तो अपकमिंग जो भी आपके SSC एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल ये साबित होगा। चलिए रिविजन क्वेश्चन की तरफ करेंगे रुख। गेट रेडी टू आंसर। पहला क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल सर्वे पब्लिश्ड इन PLOS1 व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन वर्ल्ड साइबर क्राइम वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया भर में साइबर क्राइम में हमारा क्या नंबर है, क्या रैंकिंग है एज पर द रिपोर्ट बाय PLOS1। हमारा 10th रैंक है, बिल्कुल। टॉप किसने किया है? टॉप रशिया ने किया है, वेरी नाइस। चलिए अगला क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत जो कंडक्ट किया गया, कब किया गया? 13 अप्रैल 1984 को। 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत किया गया, जिससे सियाचिन ग्लेशियर पे इंडिया ने अपना कब्जा किया। उसको लीड कौन कर रहा था? कैप्टन संजय कुलकर्णी, जो हमारा इंडिया का कुल है उसकी शान उन्होंने बढ़ाई है सियाचिन ग्लेशियर को अपने अंडर में करके, ठीक है, इसे याद रखेंगे। देन पहला बोईशाख। पहला बोईशाख कहाँ, कौन से स्टेट में मनाया जाता है? पहला बोईशाख, पहला को पहला कहाँ बोलेंगे हम? वेस्ट बंगाल में बोलेंगे, ठीक है जी। नोवाक जोकोविच ब्रेक्स विच प्लेयर्स रिकॉर्ड टू बी ओल्डेस्ट नंबर 1 प्लेयर इन ATP रैंकिंग। कौन से खिलाड़ी का नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड तोड़ा है और वो सबसे उम्र दराज ATP नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं? किसका तोड़ा भाई? रॉजर फेडरर का। ओके, रोहन बोपन्ना के लिए बताइए, ये डबल्स की बात हम जब कर रहे हैं, ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन डबल्स, ठीक है, तो रोहन बोपन्ना का नाम आता है। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। आज प्रीवियस डे के क्वेश्चन क्यों नहीं? क्योंकि नया हफ्ता शुरू हुआ है, नए अभी तो आपने रिवीजन किया है कल पायल मैम के साथ, है ना, तो बार बार लेने का मतलब नहीं है। चलो, विच 2 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन 5th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक। दस्तलिक के अंदर कौन से 2 देश शामिल हैं? ठीक है, चलिए बताइएगा। सेशन हो चुका है खत्म। जाते जाते एक छोटा सा पर यूजफुल पावरफुल थॉट आप लोगों के लिए। लाइफ इज अ बैलेंस बिटवीन होल्डिंग ऑन एंड लेटिंग गो। कई बार जब ये समस्या में आकर के खड़े हो जाते हैं ना, कब तक जूझें, कब तक बर्दाश्त करें, कब तक कंटिन्यू करें, या कब छोड़ दें, कब जाने दें, कब रास्ता चेंज कर लें। तो ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत फाइन बैलेंस है और उसका डिसीजन दुनिया में कोई आपके लिए नहीं ले सकता, वो आपको खुद लेना पड़ेगा। कितने साल दें तैयारी को? एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ना, और ये एक विशिष्ट सर्कल है, यानी कि ऐसा सर्कल जो चलता ही रहता है, उससे बाहर आ जाओगे तो भी वो जीवन में कभी ना कभी आपको तंग करता ही रहेगा। मेरे 3 साल वहाँ लगाए थे मैंने, राइट। तो समझिएगा, एक बहुत फाइन बैलेंस होता है, वो रिश्तों की बात हो या आपके करियर की बात हो या किसी भी चीज़ की बात हो। क्योंकि अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो, मैं करियर एंगल से थोड़ा समझाती हूँ इसको, कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर पूरी तरह से कूद रहे हो, जैसे हम बोलते हैं कि आपने ड्रॉप किया है, आप आगे पढ़ नहीं रहे हो, आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो, तो कितने साल दें, कब तक होल्ड ऑन करें? अगर 1 साल सिलेक्शन नहीं होता, 2 साल नहीं होता, 3 साल नहीं होता, कब तक होल्ड ऑन करें? या क्या 1 बार नहीं हुआ जाने दें, 2 बार नहीं हुआ जाने दें, 4 बार नहीं हुआ जाने दें, क्या करें? सो देयर इज अ वेरी फाइन बैलेंस। इवैल्यूएट किया कीजिए, आप पहली चीज़ कितने प्रिपेयर्ड हो इस पर्टिकुलर फील्ड को अपना जी जान देने के लिए, नंबर 1। अगर ये नहीं होता है तो क्या आप प्रिपेयर्ड हो किसी और चीज़ में जाने के लिए, जो कि ऑफकोर्स हमें होना चाहिए, बिकॉज ऐसा तो है नहीं 100% बच्चा जो तैयारी के लिए अपने 2, 3, 4, 5 साल दे रहा होता है वो सब निकल जाएंगे। सो इट इज़ वेरी लॉजिकल एंड रियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक ये होता है आपका एम है, उसके पीछे पड़े रहो, छोड़ो मत जब तक जान नहीं चली जाए, ये आइडियलिज्म है। रियलिज्म क्या बोलता है? दुनिया इज नॉट अबाउट जस्ट वन जॉब, योर एंटायर लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट वन जॉब। मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी बताया था, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होती है अगर आपके अंदर जूझने की कमी नहीं है, राइट। तो कितना रोके, होल्ड ऑन करें और कब जाने दें, ये डिसीजन हमेशा दिमाग में रखा करो कि जो भी चीज़ हो, जिस भी चीज़ के पीछे हम पढ़ें, पहले शिद्दत से पीछे पढ़ो, राइट। उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। गिव इन योर एवरीथिंग।
और वो कितनी बार देना है वो भी आप डिसाइड करो। 2 साल में इस चीज़ को अपना पूरे जीवन के 2 साल देना चाहता हूँ या 3 साल देना चाहती हूँ, ये आप डिसाइड कीजिए। इसके बावजूद आफ्टर गिविंग इन माई एवरीथिंग, अगर इट इज़ नॉट कमिंग टू मी, प्रॉबेबली इट इज़ नॉट मेड फॉर मी, लेट इट गो। सेम गोज फॉर योर रिलेशन। ऐसा नहीं है हर रिलेशन सही होता है या हर रिलेशन सक्सेसफुल हो जाता है। अगर आपको लगता है नहीं बन रहा, नहीं हो रहा, जाने दो। और आपको लग रहा है नहीं सब चीज़ें सही हैं, बेस ठीक है, पर कुछ इश्यूज़ की वजह से नहीं हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं, तो फिर होल्ड ऑन करो, सही करो चीज़ों को। रिश्तों को इतने आसानी से नहीं छोड़ते, करियर को इतने आसानी से नहीं छोड़ते, लेकिन सब कुछ दे दिया फिर भी नहीं बन रहा तो जाने देना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लली समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू। ऑन दिस थॉट आई टेक योर लीव। कल मिलेंगे सेम टाइम दिन में 12 बजे। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।